अंजू देवी की 5 बेटियां थी। अंजलि, नेहा, प्रियंका, कीर्ति, स्नेहा। अंजू देवी का एक बेटा भी था जिसका नाम विपुल था। विपुल शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम काजल था। एक समय ऐसा था जब अंजू देवी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छे समय बुरे समय में बदल जाता है। ऐसे ही अंजू देवी के साथ हुआ। अंजू देवी के सारे बच्चे जब छोटे थे तब उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अंजू देवी ने अपने पति को बचाने के लिए अपना पूरा धन दौलत लगा दिया था, लेकिन कहते हैं ना भगवान को जो मंजूर था वो तो होना ही था। आखिरकार अंजू देवी का सुहाग उसी समय चला गया जब उसके बच्चे काफी छोटे थे। अंजू देवी ने मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया। ऐसे ही एक दिन अंजू देवी की बहू काजल मुंह फुलाकर गुस्से में रसोई का काम कर रही होती है। तभी अंजू काजल से कहती है, अरे बहू, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे दे, मेरा गला सूख रहा है। अरे माँ जी, आपकी 5 बेटियां हैं, जरा कुछ काम उनसे भी करवा लिया करो। सारा काम मैं ही करूँ क्या घर का अकेले? एक गिलास पानी तो दे ही सकती है आपकी बेटी आपको। अच्छा बहू, तू ना रहने दे, मैं खुद ले लूंगी पानी। वैसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, शरीर बिल्कुल सही रहता है, वरना हड्डियों में ना जंग लग जाती है। तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं खुद पानी लेके पी लूंगी। तभी काजल मुंह बनाते हुए कहती है, बुढ़िया अपने आप पानी लेकर पी सकती है, लेकिन अपनी बेटियों से ना एक काम नहीं करवाएगी। जाने इसकी बेटियां जब ससुराल जाएंगी तो पता नहीं क्या करेंगे। सही कहा है किसी ने, अपनी बेटी ना सबको प्यारी होती है और दूसरे के घर से आई हुई बेटी किसी की प्यारी नहीं होती। वो तो मशीन होती है, जितना मर्जी उतना काम करवाओ घर का। अंजू देवी की 5 बेटियां जिनका सपना था कि वो अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, इन सब में अंजू देवी अपनी बेटियों को पूरा सपोर्ट किया करती। अंजू देवी की 5 बेटी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया करती। अंजू देवी का एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई करे और एक मुकाम हासिल करे। इसलिए अंजू देवी अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना चाहती थी। अंजू देवी की 5 बेटियां एक साथ कमरे में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते रात के करीब 2 बज जाते हैं। अंजू देवी उनके पास दूध का गिलास लेकर आती है और उन सबसे कहती है, अरे बेटा, तुम पांचों जरा ये दूध पी लो, रात काफी हो चुकी है, थोड़ा सा आराम कर लो। तुम पांचों के आंख के नीचे काले घेरे हो चुके हैं। अरे माँ, आप ना चिंता मत करो, ये काले घेरे बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। जितनी मेहनत हम पांचों कर रहे हैं ना, वो एक दिन सफल होगा ही। और वैसे भी आपका आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, बहू की बात का बुरा मत मानना। वो क्या होता है ना, जब इंसान अकेले सारा काम करता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। बस यही बात है बहू के अंदर, और इसीलिए वो ना कुछ कह देती है। तो उसकी बात का बुरा मत मानना, और वो तुमसे बड़ी है तो उनकी बात का कभी जवाब भी मत देना पलट कर। अरे नहीं माँ जी, आप कैसी बातें करें? भाभी है तो हम इतनी मेहनत कर भी रहे हैं, वरना अगर आप घर का काम करती तो हमसे देखा भी नहीं जाता। फिर हमारी पढ़ाई के बीच में बहुत सारी रुकावट आती है, जो कुछ भी है भाभी की वजह से। अगर वो 2 बातें कह भी देती हैं तो कोई बात नहीं ना। सुनकर अच्छा लगा कि मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हैं। बाकी समय बहुत बलवान होता है बच्चों। आज काजल तुमसे रूठी हुई है, कल को वो बहुत खुश होगी तुम्हारी तरक्की देखकर। फिलहाल के लिए दूध पी लो और सो जाओ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक सुबह पांचों नहा धोकर अपना एग्जाम देने के लिए चली जाती है। घर का सारा काम यूं ही फैला हुआ था। जब काजल की आंख खुलती है तो वो गुस्से में पूरे घर में कलेश करने लगती है और कहने लगती है, 5 महारानी नहा धोकर पूरे घर में सामान यहाँ से वहाँ लेकर चली गई नौकरी करने के लिए। अरे क्या मैं नौकरानी हूँ इस घर की? सारा काम क्या मैं अकेले ही करूँ? कितना भी सीख लो, चिल्ला लो, लेकिन इस घर में ना किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक तो मेरा निठल्ला पति, इसकी वजह से मुझे ये सारी चीजें सहन करनी पड़ती हैं। वरना अगर मेरा पति सही होता तो मुझे इस घर में एक गिलास पानी उठाने के लिए भी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। अरे बहू, आज के दिन तो लड़ाई मत कर। आज तेरी नंद का एग्जाम है। अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया ना तो पांचों जिस मुकाम को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, उनका वो सपना पूरा हो जाएगा। और बहू, घर का काम का क्या है, मैं हूं ना तेरी मदद करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तू बैठ जा बहू, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी।
इसके लिए लड़ाई झगड़ा क्या करना, एक ही घर में रहना है हमें। माँ जी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। जो बातें आप मुझसे कह रही है ना, अगर वही बातें आप अपनी 5 बेटियों को समझा देती तो बड़ा अच्छा होता। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ अगर वो थोड़ा सा हाथ किसी के काम में भी बटा दे तो भी मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन आपसे तो ये होगा नहीं। काजल गुस्से में जाकर अपने कमरे में सो जाती है। बेचारी अंजू देवी पूरा घर का काम अकेले करने लगती है। ऐसे ही शाम को पांचों घर आती है और देखती है कि अंजू देवी रसोई में जाकर खाना बना रही है। ये देख पांचों को बहुत बुरा लगता है और वो पांचों रसोई में घुसकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या, आप खाना बना रही हैं? अब ये सब छोड़ो, आप, हम आ गए हैं, हम कर लेंगे सब कुछ। वैसे भी एग्जाम तो दे दिया हमने, अब रिजल्ट का इंतजार है। तुम पांचों थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं माँ, हम कर लेंगे, आप ना जाकर आराम करो। पांचों बेटियां जबरदस्ती करके अपनी माँ को आराम करने के लिए कह देती है और पांचों बहनें मिलकर रात का खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समय आता है जहाँ अंजू देवी की पांचों बेटियां अलग अलग पोस्ट पर ऑफिसर बन जाती हैं। उन पांचों का सपना पूरा होता है और उन पांचों को सम्मानित करने के लिए उन्हीं के राज्य के सम्मानित लोग उन पांचों को एक समारोह में बुलाते हैं, जहां पांचों बहनें अपने पूरे परिवार के साथ जाती है। उन पांचों को एक साथ सम्मानित किया जाता है। तभी अंजलि खुशी से इस स्टेज पर जाके सबके सामने कहती है, कहते हैं ना, किसी भी सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई जरूर होता है, क्योंकि सफल इंसान अकेले ही मेहनत नहीं करता, उसके साथ उसका पूरा परिवार होता है, उसके साथ उसके परिवार का भी बराबर का एफर्ट होता है। हम पांचों आज जिस मुकाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, उस मुकाम में मेरी माँ के साथ साथ हमारी भाभी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करती तो शायद आज हम हार चुके होते। और आज मैं गर्व से कह रही हूँ कि हमारी भाभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। ये सुनकर काजल को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। थोड़ी देर बाद वो सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। तभी काजल कहती है, दीदी, एक बात मुझे आपसे तो कहनी है। हमेशा आप घर में छोटी बड़ी बात को लेकर कलेश करती थी और आज आप पूरे समाज के सामने मेरी इज्जत को आपने इतना ऊंचा कर दिया। आज मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं आपसे पैसों के बारे में इतना बुरा बुरा बोलती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी। भाभी, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है और कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ पे खटपट तो होती रहती है। उसी तरह से थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है घर में, और लड़ाई झगड़ा ही सही, लेकिन आपने पूरे घर को संभाला है, इसीलिए असली श्रेय तो आपको और माँ को ही जाता है। काजल रोते हुए अपनी पांचों नंदों को गले लगाती है और इस तरह से वो सभी आपस में गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। आरती बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसे एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ना था, साथ ही अपने वो सारे सपने भी पूरे करने थे। आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके बहुत ही लंबे लंबे और काले काले बाल थे, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन बेचारी रोते हुए जंगल की ओर जाती है। अचानक से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके सर पर बहुत सारी लकड़ियां थी। आरती उसे देखकर उसकी सारी लकड़ियां अपने सर पर उठा लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति को उसके घर पर छोड़ आती है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति आरती से कहता है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे जो तुम चाहती हो और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, लेकिन किस्मत शायद मेरा साथ नहीं दे रही। करना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन इस गरीबी ने मुझे हर तरह से लाचार कर रखा है। बिटिया, तुमने मेरी इतनी मदद की है, थोड़ी सी मदद और कर दो। मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरे पूरे घर में झाड़ू लगा दोगी? हाँ बाबा, क्यों नहीं। रुकिए, मैं अभी आपके घर की साफ सफाई कर देती हूँ। तुम साफ सफाई करो, मैं जब तक घर के बाहर ही बैठा हूँ। आरती बूढ़े व्यक्ति के घर में जाकर साफ सफाई करती है, झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू लगाते लगाते अचानक से उसे एक सोने का कंगन दिखाई देता है। वो कंगन को उठा लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति को देने के लिए बाहर जाती है। वो देखती है कि बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब है। आरती उसे बहुत जगह ढूंढती है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी अचानक से
उस कंगन से आवाज आती है। आरती, ये कंगन तुम्हारे हैं और तुम जिसे ढूंढ रही हो वो एक फरिश्ता था जो कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। तुम दिल से बहुत अच्छी हो, इसलिए जो मन से अच्छे और सच्चे होते हैं भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में करने के लिए जरूर आते हैं। ये जादुई कंगन है। इस कंगन की मदद से तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। अपनी आंखों को बंद करके इस कंगन से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मांग सकती हो, लेकिन कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। जो कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए एक बेजान कंगन बनकर रह जाएगा। आरती खुशी खुशी वो कंगन अपने हाथों में पहन लेती है और उस कंगन के साथ अपने घर आ जाती है। आरती सबसे पहले उस जादुई कंगन की मदद से अपना एडमिशन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में करवाती है। आरती के गांव के बहुत ही अमीर लोग उसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। जब आरती भी उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। आरती के कॉलेज में उसी के गांव की 2 लड़कियां नीमा और काजल भी वही पढ़ाई करा करती थी, जो कि बहुत ही अमीर थी। अरे आरती, तू इस कॉलेज में, तुझे पता है इस कॉलेज में इस गांव के सारे अमीर लोग ही आते हैं और तू फटीचर इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले लिया तूने? हाँ, इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे माँ बाप के पास? इतने भी अमीर नहीं है तेरे माँ बाप। कौन सी लॉटरी लग गई है तेरी? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो समझ लो मेरा एडमिशन भगवान जी ने करवाया। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो भगवान जी के पास जाओ और जितना मर्जी उनसे लड़ना है लड़ लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा एटीट्यूड कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? लगता है कि कोई लॉटरी लगी है तुम्हारी, वरना तुम्हारी जुबान तो उस समय खुलती ही नहीं थी जब तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं था। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें दर दर के ठोकरे खाने पड़ते थे, अब कैसे हो गया सब कुछ? आरती बिना कुछ कहे अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। नीमा और काजल को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर आरती उस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। सभी लोग बहुत ही सुंदर सुंदर सी ड्रेस पहनकर उस कॉलेज में आते हैं। आरती जो कि जादुई कंगन की मदद से अपने लिए बहुत ही सुंदर सा ड्रेस मंगवाती है और वो ड्रेस पहनकर कॉलेज आती है। सभी लोगों की नजर आरती के ऊपर थी। सारे लड़के आरती से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर कॉलेज की सारी लड़कियां आरती से जलने लगती है। नीमा और काजल को तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। काजल, हमें ना पता करना होगा कि आखिर ये आरती इतनी अमीर कैसे हो गई। इतनी महंगी ड्रेस पहन के कहाँ से आई है? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ? वही तो, कॉलेज के सारे लड़के पहले हम पे दीवाना हुआ करते थे। जब से ये आरती आई है ना इस कॉलेज में, तब से कोई लड़का हमें भाव ही नहीं देता, बस इस काले लंबे बालों वाले के पीछे ही घूमते रहते हैं। अब ऐसे ही कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने क्लास से निकलकर घर के लिए जा रहे थे। तब भी आरती अपनी बुक्स उठाकर क्लास से बाहर आती है। मौका देखकर नीमा और काजल आरती को क्लास में ही बंद कर देती है। पूरा कॉलेज खाली हो जाता है। आरती बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। हे जादुई कंगन, मुझे इस क्लास से बाहर निकालो और मुझे सुरक्षित मेरे घर पहुंचा दो। जादुई कंगन आरती को सुरक्षित उसके घर पहुंचा देता है। ये सारा नजारा नीमा और काजल देख लेती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओ, तो ये बात है इसके अमीर होने के पीछे। आखिर ये जादुई कंगन इसे कहाँ से मिल गया? और ये गरीब इस जादुई कंगन के असली हकदार नहीं है। वैसे ये कंगन तो हमें मिलना चाहिए। अब कैसे भी करके हम ना इस कंगन को इससे छीन कर ही रहेंगे। तू बिल्कुल सही कह रही है नीमा, वो तो शुक्र है भगवान का कि समय रहते ना हमें पता चल गया कि आखिर इसके अमीर होने के पीछे का क्या राज है। लेकिन अगर हम इससे वो जादुई कंगन मांगेंगे ना, तो वो हमें ये कंगन देने नहीं वाली। इससे वो कंगन तो चोरी करना ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो कहती हूँ कि रात को इसके घर चलते हैं, इसका कंगन चुरा लेते हैं। इसके जादुई कंगन से हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। फिर तो हम पूरे गांव में राज करेंगे और फिर हमें फेल होने की भी टेंशन नहीं होगी। बिना पढ़े लिखे ही एग्जाम क्लियर कर लेंगे हम। ये प्लान तेरा बेस्ट है, तूने बिल्कुल सही कहा। रात को हम वही मिलते हैं। अभी जादुई कंगन ज्यादा समय नहीं रहेगा इसके हाथ में, क्योंकि इसकी असली जगह तो हम हैं। ऐसे ही रात को आरती अपने घर में सो रही थी। नीमा और काजल चोरी से आरती के घर में घुस जाती हैं। तभी आरती की आंख खुल जाती है। नीमा और काजल को अपने घर में देखकर आरती घबरा जाती है।
नीमा और काजल दोनों आरती के ऊपर हमला करती है और उसके हाथ से वो जादुई कंगन छीन लेती है। तभी आरती उनसे कहती है, भगवान के लिए ये कंगन मुझे वापस कर दो। अगर ये कंगन तुमने मुझे नहीं दिया तो तुम्हारे साथ बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कह दो, मैं तुम्हें इस कंगन से मंगा कर तुम्हें दे दूंगी। तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हमें ये जादुई कंगन इस्तेमाल करना नहीं आता। तेरे सामने हम इस जादुई कंगन का इस्तेमाल करके दिखाएंगे, देखना। नीमा और काजल दोनों जादुई कंगन से बहुत सारा पैसा मांगने लगती है। जादुई कंगन का नियम था कि अगर कोई भी जादुई कंगन के जादू को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो वो खुद एक बेजान कंगन बनकर रह जाएगा। और आखिर यही हुआ। काजल और नीमा दोनों आरती के सामने एक बेजान कंगन बन के रह जाती हैं, जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है। चंदा बहन, तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी शादी कब कराओगी? मेरी बेटी की नाक देखी है? जिस दिन वो अपनी नाक संभालना सीख जाएगी उस दिन उसकी शादी भी करा दूंगी। इतना बोलकर चंदा वहाँ से चली जाती है। सुमन जब चंदा की सौतेली बेटी आरती को देखती है तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो आरती से कहती है, आरती बेटा, पता नहीं भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले तो उसने तुझसे तेरी माँ छीनी, फिर तुझे माँ मिली भी तो सौतेली, जो तुझे जरा सा भी प्यार नहीं करती। ऊपर से तेरी नाक बहने की ये बीमारी। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करूंगी कि तेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए जो तेरा इलाज करवाए। पर सुमन आंटी, मेरी शादी भला कौन करवाएगा? मेरी माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, वो मेरे लिए रिश्ता बिल्कुल भी नहीं देखेगी। और रही बात पिताजी की, तो वो तो जब से विदेश गए हैं तब से मुझे भूल ही गए हैं, बस हर महीने खर्चा भिजवा देते हैं। अरे आरती बेटा, तू दुखी क्यों होती है? भगवान ने तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा। और रही तेरी शादी की बात, तो तेरी शादी मैं करवाऊंगी, और तेरी शादी कैसे होगी उसकी जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे। आप क्या करने वाली हैं आंटी? बस तू देखते रहे बेटा। बस तुझसे एक विनती है, जब लड़के वाले तुझे देखने आए तो तू कुछ भी करके अपनी नाक साफ रखना। उनको पता मत चलने देना कि तेरी नाक बहती है। ठीक है आंटी। इस तरह से सुमन वहाँ से चली जाती है और आरती के लिए लड़की देखने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सुमन को ऐसा लड़का मिल ही जाता है जैसे लड़की की सुमन को तलाश थी। अब जैसे ही सुमन को पवन नाम का शरीफ और अच्छे घराने का लड़का मिलता है, वो पवन का रिश्ता लेकर चंदा के पास जाती है और चंदा से कहती है, चंदा बहन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सर से तुम्हारी ये सौतेली बेटी का बोझ खत्म हो जाए तो मेरी बात मान जाओ और अपनी इस बोझ की शादी करवा दो। सुमन बहन चाहती तो मैं भी यही हूँ कि इस नाक बहने वाली लड़की की जल्दी से जल्दी शादी हो सके, क्योंकि मेरा मन नहीं करता इसके हाथों का खाना खाने का। मजबूरन ही मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि मैडम जी की तो नाक नहीं संभलती, जब देखो हर जगह टपकती रहती है। इसीलिए तो चंदा बहन, मैंने एक लड़के को देखा है जो तुम्हारी इस बहन से खुशी खुशी शादी कर लेगा और बदले में उसे कुछ दहेज देना होगा। क्या इतना सारा दहेज? सुमन बहन, रहने दो इस नाग वाली को घर में ही। मैं इतना दहेज नहीं दे सकती और ना ही इस कलमोही की शादी करवा सकती हूँ। मेरा तो काम था तुम्हें सही रास्ता दिखाना, जो मैंने दिखा दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी है। मैंने तो सोचा था कि किसी भी लड़के से तुम अपनी बेटी की शादी करवा दोगी तो उससे तुम्हारा ही पीछा छूटेगा, पर तुम जब खुद ही चाहती हो कि नाग बहने वाली तुम्हारी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे पास रहे तो रखो उसे अपने पास। इस तरह से सुमन वहाँ से चली जाती है। पर सुमन के जाने के बाद भी चंदा के दिमाग में उसकी बातें घूमती रहती है और अगले दिन चंदा सुमन के पास जाकर उससे कहती है, बहन, कल तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता रही थी, मुझे वो रिश्ता मंजूर है। वैसे भी उस कलमोही के लिए कौन सा मुझे पैसे खर्च करने, उसकी मरी हुई माँ के कुछ गहने रखे, वही गहने उस लड़के को दे दूंगी और उसके सामने हाथ जोड़कर उनसे कह दूंगी। अब क्या था, अब बहुत जल्द सुमन पवन और उसकी माँ के साथ आरती को देखने के लिए उसके घर आती है, जहाँ चंदा आरती को तैयार करके लड़के को दिखाने के लिए ले जाती है
और इसी बीच वो आरती से कहती है, आय हाय कल मुही कहीं की ऐसे जाएगी नाक टपकाती हुई उन लोगों के सामने। अगर उसने तेरी नाक बहती हुई देख ली तो वो लोग रिश्ते से मना कर देंगे, फिर पड़ी रहना जिंदगी भर घर में। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मेरी बहती हुई नाक कभी नहीं रुकती, तो आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ जिससे मेरी नाक रुक जाए। तेरी माँ तो चल बसी, पर तेरे साथ तेरी नाक यहीं छोड़ गई। अरे अपनी माँ के साथ तू भी मर जाती ना। अगर तू मर जाती तो मेरे सर से बोझ पहले ही उतर जाता। खैर अब ये पकड़ रुमाल और जैसे ही नाक आए नाक साफ कर लेना, और कोशिश करना कि नाक आने से पहले ही उसे ऊपर खींच ले। ठीक है माँ। अब आरती बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर फिर भी वो अपनी बहती हुई नाक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और पवन उसकी बहती हुई नाक देखकर उससे कहता है, आरती, इस उम्र में भी तुम्हारी नाक। नहीं पवन जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो दरअसल बात यह है कि मुझे तेज जुकाम हो चुका है और जुकाम में मेरी नाक बहने लगती है। ओ, तो तुम्हें जुकाम है और मुझे लगा कि तुम्हें नाक बहने की बीमारी है। वैसे शायद सुमन आंटी ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अब जैसे ही आरती को पता चलता है कि पवन एक डॉक्टर है, आरती के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सुमन सारी बात संभाल लेती है और रिश्ता तय हो जाता है। बहुत जल्द घूंघट की आड़ में पवन की शादी आरती से हो जाती है। शादी वाले रात जब पवन आरती के नजदीक जाता है तो वो देखता है कि आरती बार बार अपनी नाक साफ कर रही है। ये देखकर पवन आरती से कहता है, आरती, तुम्हें फिर से जुकाम हो गया या फिर? सही पकड़ा आपने पवन जी, वो मुझे ना जुकाम ही हो गया है। वो दरअसल यहाँ वहाँ का पानी अलग है ना, तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा, इसी वजह से मुझे जुकाम हो गया है। आरती, बस भी करो, और कितना झूठ कहोगी। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें नाक बहने की बीमारी है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा और जितनी जल्द हो सके तुम्हारी इस बीमारी को खत्म कर दूंगा। थैंक यू पवन जी, आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, वरना मैं तो डर गई थी कहीं आप मुझे छोड़ ना दो मेरी इस बहती नाक के चलते। नहीं आरती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारी नाक बहने की, इस आदत के बारे में तो मुझे और मेरी माँ को इस बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। सुमन आंटी ने हमें पहले ही बता दिया था। फ्लैशबैक। पवन बेटा, लड़की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्यार में पहले ही धोखा मिल चुका है, इसीलिए अब तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ तुम जीवन भर खुशी से जी सको। और आरती बिल्कुल वैसी ही लड़की है, क्योंकि इसकी सौतेली माँ ने इस पर बहुत अत्याचार कर रखा है। इसीलिए अगर तुम आरती से शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी के साथ इसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। पर बेटा, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आंटी? पवन बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आरती की माँ सौतेली है। आरती की बचपन से ही नाक बहती आ रही है और उसकी सौतेली माँ ने कभी उसका इलाज नहीं करवाया, जिस वजह से आज भी उसकी नाक बहती है और इसी वजह से उसकी शादी कहीं नहीं हो रही। तुम तो एक डॉक्टर हो, अगर तुम उससे शादी करके उसकी इस बीमारी का इलाज कर दोगे तो मैं सोचूंगी कि मैंने एक लड़की का घर बसा दिया। आंटी जी, अब बेफिक्र रहिए और आरती को मत बताना कि मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता है, और ना ही उसकी माँ को। और वैसे भी मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो मुझे समझे और मेरी माँ को, और जो इस घर को संभाल सके। अगर आरती वैसी लड़की निकली तो मैं उसे उसकी इस कमी के साथ अपना लूंगा। फ्लैशबैक से बाहर। मुझे माफ कर दीजिए पवन जी, जो मैंने आपसे ये सच्चाई छुपाई। हालांकि मुझे ये इतनी बड़ी बात आपसे छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के डर से किया। आरती, तुम मुझे सफाई मत दो, मैं सब जानता हूँ। और मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने पाया कि तुम। इस तरह से आरती को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है और पवन बहुत जल्द आरती का इलाज शुरू करवाता है और कुछ ही महीनों में आरती की नाक बहने की बीमारी खत्म हो जाती है।